Hello student, welcome to all of you on our study platform SRBSC classes. Myself Sakshi Singh and I am here to teach you mathematics. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे कि मैट्रिक्स कितने कितने तरीके के होते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स बताया था, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके अलावा हमने आपको बताया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद में आगे का आज हम आगे का स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका अगला एक शॉर्ट नोट टाइप है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पार्ट ही है। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, हमने आपको बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। अपर वाले में हमने बताया था कि जो भी अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसके जो नीचे के जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वो सारे हमारे ज़ीरोज़ होंगे। जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे ज़ीरो होंगे। ये तो वो हमारा हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बताया था कि जो भी हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके जो ऊपर साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अगर हमारे ज़ीरो हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब दोनों में अपोजिट है। अपर वाले में क्या है कि जो नीचे के एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होंगे, और लोअर वाले में क्या है कि जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो हमारे ज़ीरोज़ होंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स जो है वो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगी कि किसी भी स्क्वायर के, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आप ध्यान रखिएगा कि किस किस की डेफिनेशंस में स्क्वायर मैट्रिक्स बताया गया है, क्योंकि वो जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ तभी काम करेगी जब आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जितने भी मेथड्स हैं वो उसके तभी लगेंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर होंगे। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या डेफिनेशन है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उसके प्रिंसिपल डायगोनल के, वो अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो वो जो मैट्रिक्स है वो हमारी कहलाएगी स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया। 3x3 का मैट्रिक्स तो पता है ना क्या होता है। 3x3 क्या है, कोई मैट्रिक्स है ए, तो इस मैट्रिक्स का हमने मान लिया ऑर्डर जो है वो 3x3 है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा किसको शो करता है, ये हमारा शो करता है रोज को, ठीक है। और ये वाला नंबर किसे शो करता है, कॉलम को, कि उस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें रोज कितनी है, 3, तो हमने मान लिया 3 एलिमेंट हैं हमारे इसके, A B C D E और F, G H और K, ठीक। तो इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, 1 2 और 3। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमने ये 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है। तो डेफिनेशन हमने बताया कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, कि इस मैट्रिक्स के जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं अगर वो हमारे ज़ीरो हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर हमारे ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे, कल हमने आपको एक टाइप बताया था पिछली वाली क्लास में कि अगर किसी भी एलिमेंट मैट्रिक्स है उसके अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाते हैं, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है। जैसे ये आपको एक मैट्रिक्स दी है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट है वो 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके MCQs में पूछी जा सकती हैं। तो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ में आया क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0, इफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स
तो वो हमारे अगर ज़ीरो हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ये जो नोट्स हैं आपको सारे ना टेलीग्राम पर और हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो आप उससे आपको डेफिनेशंस आप लिख लीजिएगा कि किसी भी स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, और जो अदर हमने आपको टाइप्स बताए हैं तो आपको उसमें सारे मिल जाएंगे लिखे फॉर्मेट में। अब आपका आता है अगला टॉपिक, जो कि है आपका, ये एक शॉर्ट नोट में है, साइड नोट आपका था तो हमने आपको बस बता दिया कि क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, अभी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही चल रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल कब होंगी, ये सारे मेथड्स आप जब आगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो और टॉपिक्स हैं उसमें ये सारे मेथड्स आपके यूज़ होंगे, तो आपको ये पता होने चाहिए कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल कब होंगी। देखिए इसके लिए ना दो पॉइंट हैं जो आपको उस पर लगाने पड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है। आपको दो मैट्रिक्स दी जाएंगी और आपको पता करना है कि वो इक्वल हैं या फिर नहीं है इक्वल। देखिए इसमें सबसे पहला, टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल इफ़, दो मैट्रिक्स वो इक्वल कहलाएंगे इफ़ पहला है कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए, ये आपकी है 2x2 ऑर्डर की हम ले रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। और आपकी दूसरी एक मैट्रिक्स हमने ले ली है बी, ये हमने ले ली है ये भी, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, क्यों, क्योंकि इसमें दो रो हैं और दो ही कॉलम है। दूसरा है आपका पी क्यू आर और एस, ये दो मैट्रिक्स हमने ले ली हैं, ठीक है। दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, देखो दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। जैसे इसका ऑर्डर भी 2x2 है और इसका ऑर्डर भी 2x2 है, तो ये दोनों ए जो है वो बराबर होगा बी के। दूसरी कंडीशन ये है, अभी ये सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, दूसरी कंडीशन ये है इसकी कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, each element of first matrix A is equal to the corresponding element of B. देखिए क्या हमने बताया कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, इस ए मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट, एक एक एलिमेंट जो है इज इक्वल टू द, इक्वल होगा किसके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ये वर्ड इस पे ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट जो है यहाँ पे है क्या है, A11 हमने आपको बताया था ना AIJ वाला कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में, सेम वैसे ही A11 और ये हमने मान लिया B11 है, इसकी पोजीशन क्या है B11, तो इसकी जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है इस वाले एलिमेंट के बराबर होगी। सेम ऐसे ही ये वाला एलिमेंट है, इसकी जो वैल्यू है इस वाले एलिमेंट के बराबर होगी। करस्पॉन्डिंग पोजीशन, सेम पोजीशन के, ये वाला एलिमेंट क्या है, पहली रो का पहला कॉलम का जो एलिमेंट है वो, ये वाला किसका है, पहली रो पहला कॉलम, ये वाला क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो इसकी पोजीशन क्या होती है A12, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी B12, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी A21, क्योंकि दूसरी रो है पहला कॉलम है। सेम ऐसे ही इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी B21, पहला कॉलम पहली रो, ठीक है, सॉरी दूसरी रो पहला कॉलम, और इसका क्या हो जाएगा A22, इसकी क्या होगी B22, मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो जो करस्पॉन्डिंग है पहली मैट्रिक्स की और दूसरी मैट्रिक्स की, उन दोनों जो वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स की वो सेम होंगी। जैसे ए की वैल्यू, ए जो है वो पी के बराबर होगा, बी जो है वो क्यू के बराबर होगा, और सी जो है ये हमारा आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और डी, इसको स्क्वायर बना लेते हैं, डी जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एस के बराबर होगी। ये आपने 12th में अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से। आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्या है तो हम क्या है और क्या नहीं है, मतलब दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल कब होंगी, पहला
कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ए के जितने एलिमेंट हैं उनकी जो पोजीशन है और वही सेम पोजीशन जो बी के एलिमेंट्स की है वो सेम होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है आपका, देखो यहाँ एक चीज़ और है कि दो मैट्रिक्स जो है, एक छोटा सा वाला कि अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका साइज जो है सेम नहीं है, मतलब वो सेम ऑर्डर की नहीं है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, अगर ऑर्डर दो मैट्रिक्स है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी जा रही है और आपसे कहा जाए कि आप उसको बताइए कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं हैं, आपको एमसीक्यू में दे दिया गया कि बताइए दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि देखिए कि क्या उसका ऑर्डर सेम है। जो दो मैट्रिक्स आपको दी गई हैं क्या उनका ऑर्डर सेम है, मतलब आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई ऐसे ए बी सी डी ई एफ, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज़ हैं इसमें, 3 रोज़ हैं, 3/2 है। और दूसरा मैट्रिक्स आपको दे दिया गई है बी बराबर 2 4 5 6, तो आपसे कहा जाएगा बताइए क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो देखो ये 2/2 है, ये 3/2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स कभी लाइफ में सेम नहीं जो है इक्वल नहीं हो सकती हैं। ठीक, समझ में आ गया कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को अगर आपको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए आपको जैसे कोई दो एग्जाम्पल के थ्रू से ही इसको समझते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, आपको बस पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। जैसे आपको कोई दो मैट्रिक्स दे दी गई, ए बराबर A11 A13 और A21 A22 A23। ठीक, सेम ऐसे ही आपको एक और मैट्रिक्स दे दी गई है दूसरी, B बराबर B11 B12 और B13, B21 B22 और B23। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 का है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 का है। देखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जैसे हमने आपको इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया था, सेम वैसे ही इसमें एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स तभी जुड़ेंगी अगर उनका ऑर्डर सेम है। बिना, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, ना एडिशन पॉसिबल है ना सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। आपके जो बुक है उसमें सिर्फ एडिशन दिया गया, इसलिए हम आपको सिर्फ एडिशन कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है। तब अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है, A + B करना है, तो जो हमें इसका जो आप इसको ऐड करेंगे तो आप क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरी वाली जो मैट्रिक्स दी है उसके साथ ऐड करोगे। तो मतलब A11 जो है वो B11 के साथ जुड़ेगा, A11 + B11। ठीक, A12 जो है वो B12 के साथ जुड़ेगा, A12 + B12। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपको उसके साथ जोड़ना है, ये नहीं आप A11 को A21 के साथ जोड़ दीजिए, नहीं। पहली रो के पहले कॉलम जहाँ आप पर मिलेंगे वहाँ पर आपको दूसरी जो वाली मैट्रिक्स है उसका भी सेम वही एलिमेंट लेना है जो पहली रो और पहले कॉलम पर मिलेगा। A12 ये क्या हो जाएगा, A13 + B13। सेम ऐसे ही इसमें क्या होगा, A21 + B21, A2 + B22। मतलब पोजीशन दोनों एलिमेंट्स की सेम होगी, जहाँ पे वही दोनों एलिमेंट आपके जुड़ेंगे, आप किसी और एलिमेंट को इससे नहीं जोड़ सकते हो, B23। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या करना है, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही लेने हैं आपको, जो जिस पोजीशन पे A का एलिमेंट होगा उसी पोजीशन पे B में जो एलिमेंट होगा उसको ही हम उसमें आपस में जोड़ेंगे।
और एक चीज़ आपको इसमें ये याद रखनी है कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। अब आपको यहाँ पे आपने 3/3 की ले ली, तो बाकी के जैसे आपने यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स ले ली, कोई एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसको आपको जोड़ना है इस वाली मैट्रिक्स के साथ। तो पहली वाली को तो आपने इसके साथ जोड़ दिया, ये वाली को आपने इसके साथ जोड़ दिया। अब ये वाले एलिमेंट कहाँ जाएंगे? ये तो बेचारे अकेले ही रह जाएंगे ना, फंस जाएंगे। इनका किसके साथ आप एडिशन करोगे? तो मतलब आपको ये याद रखना है कि ऑर्डर सेम ही होना चाहिए दोनों, तभी उनका एडिशन या समेशन पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं आपके, जो आपको बस आने चाहिए। जैसे आपको गणित में कोई सवाल लगाना है तो गुणा भाग आना चाहिए आपको, तभी आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, multiplication of a matrix by a scalar। मतलब ये है कि अगर आपको कोई जैसे मैट्रिक्स दी गई है, उसमें आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर का क्या मतलब है? किसी भी नंबर से, ठीक है। तो वो जो नंबर वो आपका उसमें मैट्रिक्स के भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि वो स्केलर कहलाता है। जैसे हमने कोई के नंबर है हमारा, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं स्केलर। ये आपका कोई के नंबर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना, इसकी पोजीशन वैल्यू हमने मान ली 2 है, ठीक है। और आपको एक कोई मैट्रिक्स दे दी गई है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपको दे दी गई है, जैसे 3 2 -1 4 -3 5। ये आपको कोई मैट्रिक्स दे दी गई है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3, ठीक है। आपको जो है ना 2a की वैल्यू फाइंड करनी है कि बताइए, आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और बदला जाएगा कि बताइए 2a की वैल्यू क्या होगी। आपको एमसीक्यू में ऐसे दे सकते हैं कि आपको ये मैट्रिक्स दे दी और बोल दिया गया 2a की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अब आपको क्या करना है, पूरा मैट्रिक्स आप लेके बैठोगे, क्या करोगे? 2a, तो a की वैल्यू आप इसमें सबसे पहले रखो, क्या है कि 3 2 -1 4 -3 और 5। तो जब आप किसी भी मैट्रिक्स के किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो जो स्केलर है वो मैट्रिक्स के हर नंबर के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, हर नंबर के साथ। समझ में आया? मतलब 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे मल्टीप्लाई करेगा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा -2, 2 4 ज़ा 8, 2 की -3 से -6, 2 की 5 से 10। समझ में आया? किसी भी मैट्रिक्स से आप कैसे, जब आप आगे एलिमेंट्री मेथड्स लगाओगे तो आपको उसमें ये हेल्प करेगा कि, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे मेथड्स लगाने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये इंडिविजुअली नंबर, एक जो नंबर है वो हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अगला टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अभी हमने आपको क्या बताया कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर आपको स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे। अब आपको जो अगला टॉपिक है आपका, आपको ये कहा जाएगा कि आपको 2 मैट्रिक्स दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इनकी मल्टीप्लाई करिए, क्या होती है इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन ये है, आप एक बार सुन लीजिए कि लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस। आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए और बी, ठीक है। तब जो ए के जो कॉलम है वो जो है इक्वल हो जाएगा बी वाली जो मैट्रिक्स है उसकी रो के साथ में। तब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 मैट्रिसेस। जैसे ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, अब हम इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू, या आप ऐसे समझिए इसको, हम इसमें वैसे बताते हैं। देखिए आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ए बराबर क्या लिखा है, हमने बोला क्या था कि द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, ए और बी। तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए
मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द रो ऑफ मैट्रिक्स बी। तो पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है वो इक्वल किसके हो जाएगा, बी वाली मैट्रिक्स की रो के साथ में। देखिए ए बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है ए आई जे, ठीक, इसका ऑर्डर क्या होगा एम बाई। दूसरी हमने मान लिया आपको हमको मैट्रिक्स दी गई है बी बराबर बी जे के, और इसका ऑर्डर क्या दे दिया है एन क्रॉस पी। तब ये वाला जो नंबर है मैट्रिक्स का, अगर ये दोनों सेम है तभी उसका जो प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई जो है मैट्रिक्स का पॉसिबल है, ठीक है। ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए। तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो हमें मान लिया हमने इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी तो हमें एक सी मैट्रिक्स मिली है। तो इस सी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सी आई। इसमें देखिए आई किसको शो करता है, रो को, जे किसको शो करता है, कॉलम को। इसमें जे किसको शो करेगा, पहला नंबर किसको शो करता है, रो को, और ये वाला नंबर किसको शो करेगा, कॉलम को। तो इसका कॉलम और इसकी रो तो इक्वल हो गई, तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारा क्या बचेगा ऑर्डर, यहाँ पे बचेगा सी आई और ये बचेगा के। सेम ऐसे ही इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एम बाय पी। एन और एन तो चलेगा क्योंकि दोनों सेम है, एम बाय पी। ठीक, आपको समझ में आया ये कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये ना आपको तब हेल्प करेगा जब आपको कोई एमसीक्यू दे दिया जाएगा और दो मैट्रिक्स दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इसका ऑर्डर ये है और इस दो मैट्रिक्स दी गई है, उसका ऑर्डर दिया है, इसका ऑर्डर दिया है। बताइए कि जो बड़ी अगली मैट्रिक्स मिलेगी प्रोडक्ट में हमको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तब आप उसमें पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना निकालेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड लगाइए कि इसका देखिए इसका कॉलम और इसका रो अगर सेम है तो उसका हम ऑर्डर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जो सेम सेम वाले हैं उनको हटा देंगे और जो हमारा बाकी का बचा हुआ है एम और पी वो हमारा यहाँ पे लिख देंगे हम, तो उसका हमें ऑर्डर मिल जाएगा कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ए बराबर दे दिया गया है 5 4 3 2 1 9, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 बाय 3। ठीक, एक दूसरी मैट्रिक्स दे दी गई है बी, इसमें आपको क्या दे दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3 की, है ना। तो क्या हमने बताया था, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के साथ अगर इक्वल है तो ये और ये आपस में कट जाएंगे। तब हमें जो प्रोडक्ट में मैट्रिक्स मिलेगी इससे ए बाई बी, ए क्रॉस बी, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया है कि आप बताइए ये एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, ये एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। समझ में आया कि अगर आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं और बोला गया है प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका हमें बताइए कि ऑर्डर क्या होगा, तो हम ऐसा करके निकाल सकते हैं। हमें मल्टीप्लाई करने की उससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू नहीं पूछी गई है, डायरेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो हम इसका ऑर्डर ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर जो तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है, कि अगर दोनों मैट्रिक्स दी हैं और उनका हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम वो कैसे करेंगे। इसको हम ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, हमने मान लिया कोई हमें मैट्रिक्स दी गई है, लेट ए बराबर 2 4, ए बराबर दिया है 2 4 3 और 2। ठीक, बी बराबर दिया है आपको 1 3 और 2, और बोला गया है आपसे कि बताइए ए मल्टीप्लाई बी क्या होता है। इस दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, अगली मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, मैट्रिक्स पूछी गई है। ठीक है, तो हमने मान लिया ए मल्टीप्लाई बी करने पर हमें जो है एक मैट्रिक्स मिल रही है सी। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था, ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर क्या है इसका 2/2,
इसका ऑर्डर क्या है 2/2, मतलब इसका रो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो हमें कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, सी बराबर, हमें सी बराबर मिलेगा 2/2 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा। कैसे, इसका कॉलम हटा दीजिए और इसका रो हटा दीजिए तो हमें क्या ऑर्डर मिल रहा है 2 और 2, 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिल रहा है। तो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं ना, क्या होंगे C11 C12 C21 और C22, यही तो मिलेंगे मैट्रिक्स। देखिए अब हम इसमें ना एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसको समझिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि मैम मल्टीप्लाई हमको नहीं आता है, हम कैसे करें। देखिए ये वाला एलिमेंट जो होता है, हमने आपको कल बताया था कि जैसे आपको AIJ लिखा है तो इसमें I किसको शो करता है, रो को शो करता है, J किसको शो करेगा, कॉलम को शो करेगा। उस मैट्रिक्स में कौन सी रो पे और कौन से कॉलम पे वो नंबर है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो I है ये हमारा शो कर दे, ये जो है ये शो करेगा पहली मैट्रिक्स के रो को, पहली मैट्रिक्स जो है ये वाली इसकी रो, पहली रो, और ये शो करेगा दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम पे, ठीक है। मतलब 1 लिखा है तो पहला रो और ये 1 लिखा है तो पहला कॉलम। तो ये वाले एलिमेंट की ये वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली मैट्रिक्स की पहली रो और ये दूसरी मैट्रिक्स के पहला कॉलम। समझ, ये पहले क्या करता था कि उसी मैट्रिक्स की वैल्यू शो करता था, इसमें ये शो करेगा उसके ये पहली रो पहली मैट्रिक्स और ये पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक। अब क्या करेंगे हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में इंडिविजुअली, 2 × 1, ठीक है। और अगला वाला जो एलिमेंट है प्लस करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ में, 4 × 5, तो ये शो कर रहा है C11, मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली मैट्रिक्स का पहला रो दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक। अब आते हैं C12 पे, इसमें ऐसे ही सेम देखिए क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स का पहला रो उसकी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ में। मतलब पहली मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, पहला कॉलम 1 है ना, तो पहली मैट्रिक्स का पहला कॉलम, और इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के रो के साथ में। तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये हटा दीजिए, किसके साथ में, दूसरे कॉलम के साथ में। तो देखिए 3 के साथ में, 2 × 3, और क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ में, प्लस 4 × 2। समझ में आया। सेम अगला अब आप लोग अपने आप से करिए, देखिए क्या करेंगे C21, तो क्या करेंगे सबसे पहले पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो, ठीक, पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो, ये वाला पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो, और यहाँ पे 1 लिखा है तो मतलब दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम है ना। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 × 1 प्लस 2 × 5, 2 × 5। समझ में आया। ऐसे ही अब C22 की वैल्यू निकालिए, क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो, यहाँ पे 2 है ना, तो पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो, और यहाँ पे 2 है तो मतलब ये दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो, मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम है ना। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 × 3, ठीक, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 2 × 2। अब आप इसको सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 + 5 × 20, 20, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 22। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 दूनी 6, 6 + 4 × 2 = 8, 14, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 × 1 3 + 10 13, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 3 × 3 9 + 2 2 = 4, 9 और 4 13। तो ये हमें जो मैट्रिक्स मिला है ये हमारा है इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। समझ में आया सभी को कि क्या करना है। बस ये याद रखना कि ये जो है इसके हिसाब से आप कर लीजिएगा तो ईजी पड़ेगा। क्या करना है, सबसे पहले इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाली रो की
दूसरे वाले कॉलम के साथ। सेम ऐसे ही अगला वाला करना है, इसकी रो एक ले लेंगे, फिर उसकी पहले कॉलम के साथ करेंगे पहले, और इसकी रो ले लेंगे, फिर इसके दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। बस ये याद रखना कि रो सबसे पहले चलेगी। मैट्रिक्स में कुछ भी करना है तो रो को हमेशा पहली पोजीशन देनी है, चाहे वो ऑर्डर हो। ऑर्डर में भी हमने आपको बताया था क्या करेंगे, सबसे पहले रो लिखी जाती है। मतलब इसका अगर ऑर्डर लिया गया है 2/2 तो ये हमारा शो कर रहा है रो को और ये शो करेगा कॉलम को। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई में है कि आपको सबसे पहले रो ही उठानी है। अगर किसी मैट्रिक्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है तो पहली वाली जो नंबर लेंगे ना, जैसे 2 2 ज़ा 4, तो सबसे पहले जो लिखते हैं तो पहली वाली मैट्रिक्स का रो लेना है, दूसरी वाली मैट्रिक्स का हमें कॉलम लेना है। फिर ऐसे ही इसका दूसरा रो ले लेंगे, इसका हर कॉलम के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आई होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन पहले रो लेंगे या कॉलम लेंगे। तो आपको ये एक बार इसको सॉल्व करिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब हम बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं, तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी दो मैट्रिक्स दी हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी ही तो होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दो मैट्रिक्स हमें दी गई हैं उनका प्रोडक्ट ए बी आ रहा है और उनको पलट के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू ही वो आपको देंगे। नहीं, मतलब वो आपको सेम वैल्यू नहीं देंगे। जैसे कि ऐसे समझिए, गणित में आपसे कहा जाता है 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6 होता है। ठीक, अब हम इसका पलट के भी वैल्यू निकाल देते हैं कि 3 2 ज़ा भी 6 ही होता है। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। अगर आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं तो उसका प्रोडक्ट आपने जो भी निकाला है, जैसे ए बी का जो प्रोडक्ट आपने निकाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल होगा बी ए के भी। इसकी वैल्यू डिफर आ सकती है, इसकी वैल्यू भी आ सकती है। तो आप ये चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आखिर मतलब प्रोडक्ट जो है वो बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है कि अगर ए भी निकल रहा है कोई वैल्यू मैट्रिक्स का 14, तो आप मल्टीप्लाई करोगे उल्टी उसी मैट्रिक्स से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सेम वैल्यू दे। मतलब आप इसमें जो ये मैट्रिक्स आपको दी गई हैं ए और बी, अगर आप इसकी वैल्यू ये वाली मैट्रिक्स मिल रही है, अब आप इसकी पलट के आप निकाल दो, बी की मल्टीप्लाई फिर ए से कर दो। ठीक है, बी की मल्टीप्लाई आप ए से कर दो, फिर आप जो मैट्रिक्स निकालो देखो उसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गणित में ऐसा होता है ना, 2 3 ज़ा 6 है तो 3 2 ज़ा भी 6 है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, 2 3 ज़ा 6 है बट 3 2 ज़ा इसमें वैल्यू डिफर आ सकती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूछा जाता है कि बताइए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, और आपने ये 12th में भी पढ़ा है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई, डेफिनेशन क्या है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंज द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशंस आपको सारी जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक समझिए आखिर है क्या वो। देखिए, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंज, इसमें ना बस इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कोई भी गिवन मैट्रिक्स है आपको और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इसका ट्रांसपोज क्या होगा। जैसे हमने आपको ए मैट्रिक्स दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई आपको मैट्रिक्स दे दी गई, आपसे कहा गया है कि बताइए इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रो को कॉलम में बदल देंगे या फिर कॉलम को रो में बदल देंगे। तो जब हमें रो को कॉलम में जब हम बदल देते हैं तब हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी कहलाएगी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसको हम शो करते हैं ए डैश के साथ, या फिर ए के यहाँ पे टी लगा देंगे, टी से ट्रांसपोज। भी ध्यान रख सकते हो कि ट्रांसपोज में
टी का यूज़ कर सकते हैं या फिर डैश का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर डैश का ही यूज़ करते हैं बुक्स में, तो आप डैश ही याद रखिएगा। तो इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश। क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल दीजिए। पहली रो में जो भी नंबर लिखे हैं उसको हम कॉलम में बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। ऐसे ही दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल दीजिए, 4, 5 और 6, 7, 8, 9। ये वाली रो को कॉलम में बदल दिए, 7, 8 और 9। तो ये जो हमें मैट्रिक्स मिली है ये कहलाएगी, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगी। समझ में आया? ये इसका ए डैश या फिर इसको हम ए टी भी बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को रोज या कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब रो को कॉलम में बदल दिया और कॉलम को रो में बदल दिया, मतलब एक ही करिएगा, ये नहीं दोनों कर दिए, तो क्या करेंगे, तो वो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। हमने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि आप कैसे निकाल सकते हो। बस रो को, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी वाली रो को तीसरे वाले कॉलम में अगर हम बदल देते हैं तो वो हमारा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 2-3 नॉर्मल सी हैं प्रॉपर्टीज़। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला है और उसका दोबारा से ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो वो हमारी सेम वही स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। ठीक, दूसरी है प्रॉपर्टी ये कि जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की, ठीक है, हमने इसकी ये वाली मैट्रिक्स हमें ट्रांसपोज मिला है, इसकी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके साथ हर एलिमेंट के साथ जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, हर इंडिविजुअली एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी नंबर की, सेम ऐसे ही इसमें भी आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, के ए का ट्रांसपोज। समझ में आया? तीसरा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज आप निकालोगे तो जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो इंडिविजुअली ये अलग अलग जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। चौथी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है कि वो क्या होती है। अगर आप किसी मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है उसकी मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, लेकिन ट्रांसपोज में ये जो फंडा है ये आपका उल्टा हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हो आप तो आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही मिलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट पूछ भी सकता है आपको। तो ये आप चाहो तो आप इनको प्रूव भी कर सकते हो। आप कोई भी 2 मैट्रिक्स उठाना, आप इसमें रखना वैल्यूज़, आपको ये जो है मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने 12th में एक टॉपिक पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट, पूरा एक चैप्टर था आपका डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है, सिंपल सा समझ लीजिए, कोई वो ज़्यादा नहीं है इतना, बस आपका इसका यूज़ है आपका कैलकुलेशन करने में, इसलिए बता रहे हैं। देखिए, लेट ए बी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें भी आ गया स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। जहाँ जहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने बैठ जाएँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑफ ए इज सेड टू बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कुछ नहीं समझ में आया होगा, ऐसे समझिए। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को शो करते हैं इन 2 लाइंस के द्वारा, ठीक, या फिर इसको अगर जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स दी है, सिंपल, ये ब्रैकेट नहीं लगाना है, 2 लाइंस लगानी है। अब इसको मॉड मत बोल दीजिएगा कि ये मॉड है, मॉड नहीं है ये, ठीक है। मॉडुलस आपने पढ़ा था, नहीं ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। और इसको या फिर आप कैसे शो कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट DET लिख के और यहाँ पे साइन लगा देना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी, ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो। दूसरा है, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दे दी गई, ए बराबर 2,
टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है A B C D और E। आपसे कहा गया इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो क्या करेंगे, सिंपल एक मॉड वाली लाइंस लगाई हैं और ये क्या किया, ब्रैकेट की जगह पे 2 लाइंस लगा के इसको हम लिख देंगे A B C और D। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, DET ऑफ A, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये नहीं आप फिर वहाँ पे बोलो DET, मैम ने तो DET बोला था। अब कुछ पॉइंट्स हैं आपको ये ध्यान रखने हैं, स्पेशली साइड नोट के टाइप में है कि पहला पॉइंट ये है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव द डिटर्मिनेंट्स। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो, हर मैट्रिक्स पे आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हो। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या होता है, रोज जो है वो किसके, कॉलम्स के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ नंबर। ये प्रॉपर्टीज़ हैं आप, या फिर ये समझ लीजिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस है कि सबसे पहला ये है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। दूसरा ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी हम एक नंबर में वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये मैट्रिक्स आपको दी गई है और आपसे कहा जाए इसका नंबर में वैल्यू निकालिए, किसी भी एक सिंगल नंबर में, या तो आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप डिटर्मिनेंट का सिंगल नंबर में वैल्यू निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करके इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, 3/3 का अलग मेथड होता है, 4/4 का अलग मेथड होता है। तो आप क्या कर सकते हो, क्या डिफरेंस है कि मैट्रिक्स का एक सिंगल नंबर में आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेंट का एक सिंगल वैल्यू में नंबर निकाल सकते हो। दूसरा है इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को चेंज कर देते हैं, मतलब वही ट्रांसपोज वाला सिस्टम है कि अगर आप रोज और कॉलम को चेंज कर देते हो तो उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो हमें एक दूसरी मैट्रिक्स मिलती है। अभी पीछे आपको ट्रांसपोज पढ़ाया था, उसमें आपने देखा भी होगा। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट का इंटरचेंज कर रहे हो रोज और कॉलम में, तो वो हमेशा आपको एक यूनिक सोल्यूशन देगा। मतलब यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। आप अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी इसको सॉल्व करके, मतलब इसका रोज और कॉलम इंटरचेंज कर रहे हो, आपस में रोज को कॉलम्स में बदल रहे हो, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो कभी भी बदलेगा नहीं। जो पहले वैल्यू निकला था वही इंटरचेंज करने के बाद भी सेम वही वैल्यू ही आपको मिलेगी। मतलब डिटर्मिनेंट एक यूनिक सोल्यूशन देता है, लेकिन जो हमारा मैट्रिक्स है वो यूनिक सोल्यूशन नहीं देता है, मतलब वो हर बार उसका वैल्यू अलग अलग ही आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज आपने क्या क्या पढ़ा है, डिटर्मिनेंट पढ़ा है, उसके बाद में आपने आज मल्टीप्लिकेशन जो छोटे छोटे फॉर्मेट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर, और इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको आगे जो कैलकुलेशन करनी है ना उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इनके क्वेश्चंस मतलब आप सॉल्व करिएगा जो भी आपको दिए गए हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड जो आपके जो नोट्स हैं वो आपको, जो भी ये नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर और हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।